आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सहसंबंध क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। आज की वीडियो में हम सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल 6 विधियां दी गई हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और आपके सिलेबस के, अगर हम सिलेबस को ध्यान में रखें तो उसमें आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 2 विधियों के बारे में पूछा गया है या 2 विधियों के बारे में आपको बताना है। इसमें से पहली विधि है गुणन आघूर्ण सहसंबंध, जिसे हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कहते हैं, जो कि पियर्सन के द्वारा दिया गया। और दूसरा है आपका कोटि अंतर विधि, रैंक डिफरेंस मेथड, जिसे स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड किसका है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। तो प्रोडक्ट आगे पी है, उससे ध्यान रखेंगे, पी से प्रोडक्ट और पी से पियर्सन। तो प्रोडक्ट मूवमेंट पियर्सन का है और रैंक ऑर्डर किसका है, रैंक डिफरेंस ये आपका स्पेयरमैन का है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे स्पेयरमैन के बारे में, स्पेयरमैन के रैंक डिफरेंस के बारे में। उसके बाद हम पियर्सन को देखेंगे, मतलब यहाँ पर हम सेकंड नंबर वाले को पहले देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और भी चीजें बताई गई हैं, वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सहसंबंध की विधियों के बारे में बताएं, तो आप 6 विधियों का नाम लिख देंगे, या 6 में से अगर 4-5 का जो भी का नाम याद आ रहा है कि संगति गुणांक, द्विपंक्ति गुण सहसंबंध, अंक द्विपंक्ति सहसंबंध, इनका नाम लिख के और सिर्फ 2 के बारे में वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब 2 के बारे में बता के और उनका फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक, तो स्पेयरमैन ने कोटि अंतर सहसंबंध का प्रतिपादन किया और इसके द्वारा 2 समूहों के बीच में, जैसे 2 ग्रुप हैं, उन 2 ग्रुप्स के बीच के सहसंबंध को आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जब जो डाटा है, जो प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों की संख्या 30 से ज्यादा ना हो। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में 2, 3, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से 30 तक अंक दिए हो इधर और 30 तक इधर, मतलब मैक्सिमम 30 अंकों का अगर ग्रुप है, तो उस ग्रुप के बीच का जो संबंध है, जो सहसंबंध है, वो हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं स्पेयरमैन के रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड के द्वारा। अब इनके फॉर्मूले पर अगर हम एक नजर डालें तो इनके फॉर्मूले में लिखा गया है आरपी। आरपी का मतलब हुआ सब रो, जिसे हम आर सब रो के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखा गया है, ये थोड़ा सा इसमें एक प्रिंट कर, मतलब इसमें थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये फॉर्मूला होगा आपका आरपी इक्वल टू 1 माइनस देन 6 सिग्मा डी स्क्वायर
फिर यहीं पे बटे n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आर पी आप जान ही चुके कि ये सहसंबंध बताता है 1, फिर -6 सिग्मा। अब सिग्मा आप अब तक इतनी चीजें पढ़ चुके हैं स्टेट में, आपको पता है कि सिग्मा योग का निशान होता है, टोटल जितनी संख्याएं हैं उनका योग। लेकिन यहाँ पे किसका योग? डी स्क्वायर का योग। अब डी क्या है? तो डी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के मध्य में जो अंतर निकल के आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है डिफरेंस की। जो डिफरेंस निकल के आएगा वो प्लस या माइनस में नहीं होगा, और अगर प्लस माइनस में होगा भी तो भी वो बाद में स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा। इसलिए आप प्लस माइनस में नहीं रखेंगे, डिफरेंस का ये निशान होता है, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस में उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर 8, 4, 3, 5। तो अगर इन दोनों ग्रुप का हम डिफरेंस निकालें तो उसके लिए हमें डी के नाम से यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। अब 2 और 6 है, तो 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस की बात की जा रही है, 4 का डिफरेंस है। फिर 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है। फिर 4 और 4 में 0 डिफरेंस है, अंतर 0 अंतर है, कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 का अंतर है, ठीक। तो इस तरीके से डी निकाल लेंगे आप, और डी निकालने के बाद इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या मांगा गया है? डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रह जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर बात आती है n। तो n क्या है? तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं, टोटल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 6। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 और 3 6, तो n हो गया आपका 6। और यहाँ इस n के फॉर्मूले में भी, मतलब दोनों जगह पे n कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब सबके बारे में पता चल गया आपको कि कौन सी चीजें क्या हैं। अब आसानी से आप उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर बताया गया है कि आरपी क्या है? x तथा y का कोटि अंतर सहसंबंध सिग्मा डी स्क्वायर रैंक 1, मतलब जो पहला ग्रुप था और देन जो दूसरा ग्रुप था, उनके अंतर का वर्गीकरण, n प्राप्तांकों की संख्या। एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि ये मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब टोटल प्राप्तांकों की संख्या है वो 30 से अधिक ना हो, मतलब 30 हो या 30 से कम हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के बारे में। देन हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसको रैंक ऑर्डर या रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो पियर्सन ने प्रोडक्ट मोमेंट मेथड दिया और इन्होंने इसका सूत्र यहां पर बताया, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अब इसके द्वारा कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर जो x और y है, x y क्या है? इनका जो दोनों ग्रुप थे, दोनों ग्रुप के मध्यमान से उन ग्रुप की प्रत्येक संख्याओं का अंतर, जैसे आप उसमें करते थे किस चीज के लिए? आप जब मध्यमान निकालते थे, मध्यमान विचलन निकालने के लिए आप क्या करते थे? ग्रुप के जितने भी अंक रहते थे, जितने भी प्राप्तांक रहते थे, उनमें से जो आप एक कल्पित मध्यमान निकालते थे, तो कल्पित मध्यमान में से प्रत्येक प्राप्तांक को घटा देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर x हो जाएगा इस ग्रुप का और y हो जाएगा
इस ग्रुप का, दोनों का हम प्राप्तांकों का मध्यमान निकालेंगे और उस मध्यमान से प्रत्येक प्राप्तांक को घटा देंगे। जितना आएगा वो यहाँ पर x में हो जाएगा, y में हो जाएगा, फिर उसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे तो वो चीज यहाँ पर निकल आएगी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपको इतनी डिटेल्स सिर्फ दी रहेंगी, केवल इतनी चीजें वहां पर दी रहेंगी और ये कहा जाएगा कि इनका आपको सहसंबंध निकालना है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, आप प्रत्येक ग्रुप को रैंक वाइज लिख लेंगे। जैसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको ढक लीजिएगा। आप इस वाले को हाथ से ढक लिए, जैसे आपने चार्ट बना लिया, इसको हाथ से ढक लिया। इसमें देखेंगे और यहाँ पर एक लाइन और खींचकर रैंक 1 का एक कॉलम बना लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 32 है, तो 32 के सामने रैंक 1। इसी तरीके से 31 के सामने रैंक 2। 31 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 30 है, तो उसको रैंक 3। इसका कर लेंगे पूरे का। फिर देन आप क्या करेंगे, इसको हाथ से ढक लेंगे। अगर आप ढकना चाहें तो, अगर आपको वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इसको ढक लेंगे और फिर दूसरे वाला जो ये दूसरा ग्रुप है उसको सेम मेथड के से रैंक वाइज डिवाइड करेंगे, मतलब रैंक देंगे। तो यहाँ पर ये रैंक 2 हो जाएगा, ये रैंक 1 है और ये रैंक 2, या रैंक x रैंक y भी लिख सकते हैं। तो दोनों को सेम तरीके से आपने क्या किया, इसको रैंक वाइज कैटेगराइज कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको आप ये जो है इनका कोई मतलब ही नहीं है, अब सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है डिफरेंस, 3 यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। आप चाहें तो माइनस लगाएं या नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस अभी बाद में प्लस हो ही जाना है। वैसे डिफरेंस में माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाया गया है तो कोई बात नहीं, हम घटा तो रहे नहीं, हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो आप सिर्फ 2 लिख लेंगे। फिर 7 और 7 0 का डिफरेंस, 9 और 9 0 का डिफरेंस, 4 और 4 0 का डिफरेंस, 8 और 8 0 का डिफरेंस, फिर 5 और 3 2 का डिफरेंस, फिर 2 और 2 के बीच में फिर 0 का डिफरेंस। इसी तरीके से आप देखें तो बाकी सब 0 0 0 ही हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे होते तो आप यहाँ पर डिफरेंस सब देते जाते। अब आपको क्या करना है, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि माइनस की कोई मतलब यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस, मान लीजिए -2 और गुणे -2। तो अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर तो वैसे भी अगर माइनस लिखते भी तो वो +4 हो जाना था, ठीक। तो यहाँ पर फिर डी स्क्वायर कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था फॉर्मूले के लिए, सिग्मा डी स्क्वायर। तो हमें डी पता चल गया, डी स्क्वायर पता चल गया। अब डी स्क्वायर जितना आया उसको पूरे को हम जोड़ लेंगे। तो डी स्क्वायर कितना है, बाकी तो सब 0 0 है, 4 और 4 8। तो आपका सिग्मा डी स्क्वायर निकल के आ गया कितना, 8। बाकी सारी चीजें आपको पता है। n कितना है आपका, n टोटल है आपका यहाँ पर 10, क्योंकि आगे ही दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n 10 है, सिग्मा डी स्क्वायर पता चल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है इसको। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला सही से लिखा गया है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n इंटू n स्क्वायर -1। तो आप थोड़ा सा सहूलियत के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए। वरना अगर इसको शामिल करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी।
तो इसको यहाँ पर आप इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतने को सॉल्व करिए पहले। अब इतने को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अब सिग्मा डी स्क्वायर आपका आ गया है, ऊपर आपने देखा 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 सिग्मा डी स्क्वायर 8 आ गया, एन आपका 10 है और ब्रैकेट में फिर एन स्क्वायर, तो एन 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा -1। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें ऊपर 6 को 8 से गुणा किया तो ये हो गया आपका 48। फिर नीचे की बात करें तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करें तो 100 - 1 हो जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर -1 है तो एन स्क्वायर करेंगे तो हम 10 का स्क्वायर 100 आ गया -1। फिर अब उसमें हमें 10 से गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद आप देखें तो ये हो जाएगा 48 बटे कितना आपका 990, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। या आप चाहें तो इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इसको काट दिया किससे, 2 से, 2 पंचे 10 और इसको भी 2 से काट दिया तो यहाँ पर आ गया ये 2 दूना 4 और 2 चौक 8, मतलब 24 बटे 5। अब 24 बटे 5 आ गया, तो 24 बटे 5 और गुणे कितना हो गया 99। अब यहाँ पे क्या करना है, आप इनको आपस में गुणा करके इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो रहेगा 24 ही, नीचे रहेगा आपका 9 बचे 45 5 और यहाँ पर 4 बच गए, 9 बचे 45, एक बार फिर से 9 बचे 45 और 4 49, तो 24 बटे 495। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको 24 को भाग देना है किससे, 495 से। तो जब हम 24 को 495 से भाग देंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद अब आप ये लोग सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर सॉल्व करने के बाद जो आपका स्कोर आएगा वो आएगा इतना 0.048। अब 0.048 कैसे आया, देखिए यहाँ पर जो आपने दशमलव लगाया था तो आपने 1 0 बढ़ाया। ठीक, अब फिर भी ये जो संख्या है इस संख्या से छोटी है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ा, आपको यहाँ पर 1 0 और बढ़ा के और यहाँ पर 1 0 बढ़ाना पड़ा, समझे। अब ये संख्या इससे बड़ी हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका 0.048, जैसे इसको 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 2400 से, तो 4 बार ले जाएंगे, फिर 4 के बाद 8 बार ले जाएंगे, तो आपका 0.048 आ गया। अब यहाँ पर आप कितनी आसानी से कर सकते हैं कि माइनस यहाँ पर जो दिया गया है तो 1 में से आपको 0.048 घटाना है, आप आराम से घटा देंगे। अब वहीं अगर आप यहाँ से ही इसको इंक्लूड कर लेते तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ता, इन दोनों का एलसीएम निकालना, फिर वो बड़ा लंबी काम हो जाता। तो अब आप 1 में से 0.048 को आसानी से घटा सकते हैं। आपको पता है कि 1 की, जिसे 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.0, और दशमलव के बाद आप चाहें तो कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। घटाना कितना है आपको, तो दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा देंगे और घटाना है आपको 0.48। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप क्या करेंगे, आप ये देख लीजिए कि इधर से कितने अंक बाद 0 लगा है। ठीक, तो 1 2 3 अंक बाद 0 लगा है, तो सीधा आप चाहें तो इसको
दशमलव को हटा ही दें, 1000 में से 48 को घटा दें और जितना आए संख्या 1000 में से 48 को अगर घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 952। और आपको करना क्या है, 3 अंक बाद दशमलव लगा था तो आप 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.952 आ गया, जिसे आप और शॉर्ट में 0.95 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब निकल के आ गया सहसंबंध कितना आया, 0.95। अब अगर आप ऊपर वाला जो आपने कल की वीडियो में, इससे पहले वीडियो में देखा था, ऊपर वाला जो आपका टेबल था उसमें देखें तो 0.95 क्या आ रहा है, यहाँ पर 0.95 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है, प्लस 0.70 से प्लस 1.00 के बीच में। यानी हम कह सकते हैं कि जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनका, ये जो बच्चे हैं उनका फिजिक्स में और मैथ में जो प्राप्तांक है उनके बीच में जो सहसंबंध है वो धनात्मक सहसंबंध है, मतलब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, उच्च धनात्मक सहसंबंध है। यानी अगर कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वो मैथ में भी अच्छा होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हम सहसंबंध कैसे निकालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।